हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 5 तक का क्वेश्चंस हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिनेमा हॉल में प्रवेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक और अपवर्जी। सिनेमा हॉल में प्रवेश प्रतिस्पर्धात्मक तथा अपवर्जी होता है क्योंकि यह एक निजी वस्तु है जिसकी सेवाओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। निजी वस्तु सार्वजनिक वस्तु के विपरीत होती है। सार्वजनिक वस्तुएं आमतौर पर सभी के उपयोग के लिए खुली होती हैं और एक पक्ष द्वारा उपभोग दूसरे पक्ष की उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध नहीं करता। अतः सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धात्मक और गैर अपवर्जी होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है जो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी को भी इसके लाभ एवं प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में एक व्यापक शब्द है। यह गैर अनन्य और गैर प्रतिद्वंदी हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की मुख्य विशेषता यह है कि बहुत से व्यक्ति अपने मूल्य को कम किए बिना उसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ गैर प्रतिद्वंदी भी है। एक सार्वजनिक वस्तु का उपयोग कोई भी कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को उस वस्तु का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, अर्थात गैर बहिष्करणीयता। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर बहिष्कृत। सार्वजनिक वस्तुओं में कई मुख्य विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य प्रकार की वस्तुओं से अलग करती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्करणीय, प्रतिद्वंदिता रहित, अविभाज्य एवं सकारात्मक बाह्यताओं वाली वस्तुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सद्गुणों की परिचारिका। निजी संपत्ति का नुकसान आमतौर पर भौतिक मूर्त संपत्तियों के नुकसान को संदर्भित करता है। सद्गुणों के हनन में मूर्त संपत्ति शामिल नहीं है, जबकि मानव चेहरे के विनाश को शारीरिक नुकसान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पानीपत में स्थापित तेल रिफाइनरी इसके मालिकत्व में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। पानीपत में स्थापित तेल रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र के मालिकत्व में है। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो कि दक्षिण एशिया के सर्वाधिक बड़े प्लांटों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैर प्रतिस्पर्धात्मक और गैर अपवर्जी। सिनेमा हॉल में प्रवेश प्रतिस्पर्धात्मक और अपवर्जी होता है क्योंकि यह एक निजी वस्तु है जिसकी वस्तुओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य है। निजी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तु के विपरीत होती है। सार्वजनिक वस्तुएं आमतौर पर सभी के उपयोग के लिए खुली होती हैं और एक पक्ष द्वारा उपभोग दूसरे पक्ष की उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध नहीं करता। अतः सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धात्मक तथा गैर अपवर्जी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु के बारे में सही है? पहला है, वे उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी हैं। दूसरा है, इनसे उपभोक्ताओं को अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं हैं। उदाहरण, सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों से लाभ सभी के लिए उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा, अतः एक साथ कई लोग इसका इकट्ठे लाभ उठा सकते हैं। अर्थात यहाँ कई लोगों को उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। आगे के प्रश्न विकास की धारणीयता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई परिवर्तन जो कि कम से कम एक व्यक्ति को बेहतर बनाता है और किसी को बिना नुकसान पहुंचाए तो यह सामाजिक कल्याण में एक बेहतर सुधार है। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी पेरेटो। कोई परिवर्तन जो कि कम से कम एक व्यक्ति को बेहतर बनाता है और किसी को बिना नुकसान पहुंचाए तो यह सामाजिक कल्याण में एक बेहतर सुधार है। यह कथन विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा कहा गया है तथा यह पेरेटो अनुकूलतम की दशा को व्यक्त करता है। पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दो वस्तुओं के बीच उपभोक्ताओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक समान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जो प्रदेश में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो दंड का भागी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल चयन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन पॉलिसियों को खरीदने वाले लोगों द्वारा कारों के खराब रखरखाव के परिणाम स्वरूप उच्च कार बीमा प्रीमियम। पॉलिसियों को खरीदने वाले लोगों द्वारा कारों के खराब रखरखाव के परिणाम स्वरूप उच्च कार बीमा प्रीमियम निम्नलिखित में से प्रतिकूल चयन का उदाहरण है। प्रतिकूल चयन एक ऐसी घटना है जिसमें बीमाकर्ता को नुकसान की आशंकाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि बीमा पॉलिसी की बिक्री के समय उसके जोखिमों को ध्यान रखने में ध्यान नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, वृद्धि प्रक्रिया जिससे विस्तृत लाभ और सबको अवसर की समानता मिलती है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शामिल वृद्धि। वह वृद्धि प्रक्रिया जिससे विस्तृत लाभ प्राप्त होता है और सबको अवसर की समानता मिलती है उसे समावेशी वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक अर्थ में विकास यह डैश प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निरंतर। आर्थिक अर्थ में विकास या आर्थिक विकास सतत एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है जिससे आर्थिक विषमता में कमी आती है व जनता के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्षों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? पहला है शासन, दूसरा है मृदा और भूभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक, शासन। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक व गैर आर्थिक कारक निम्न हैं। आर्थिक कारक है प्राकृतिक संसाधन,
आर्थिक व्यवस्था, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, वित्तीय प्रणाली, विदेशी व्यापार और विपणन योग्य अधिशेष इत्यादि। गैर आर्थिक कारक है शासन प्रशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक संगठन और नैतिक व सामाजिक मूल्य इत्यादि। इस प्रकार प्रश्न में शासन एवं गैर आर्थिक कारक हैं, जिसमें विकल्प एक सही है। वही मृदा व भूभाग एक आर्थिक कारक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। किसी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन द्वारा मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि एकल आयामी अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान करता है। वही आर्थिक विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ और मानव विकास तथा सभी मानवीय वर्णों के विस्तार से जुड़ा है, जो आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है, जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी होता है। दूसरा है, आर्थिक समृद्धि मापने योग्य है, जबकि आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला और दूसरा दोनों सही है। आर्थिक समृद्धि से आशय किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि एकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 70 के दशक तक आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, किंतु उसके बाद आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के भाग के रूप में देखी जाती है। आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर शामिल होते हैं। अतः आर्थिक समृद्धि एक आयामी है तथा मापनीय है, जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी है, जिसकी सटीक माप नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, हेराल्ड डोमर मॉडल की निम्न में से कौन सी पूर्वधारणा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमांत परिवर्ती और बचत की औसत प्रवृत्ति। हेराल्ड डोमर मॉडल की प्रमुख मान्यता इस प्रकार है, आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। ये मॉडल बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं जिनमें विदेशी व्यापार नहीं होता। निवेश तथा उत्पादक क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती। औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी गुणांक अर्थात पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं की मूल्य ह्रास नहीं होता, क्योंकि उन्हें अनंतजीवी मान लिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी तथा श्रम का अनुपात स्थिर होता है। पूंजी में स्थिर तथा प्राचल दोनों प्रकार की पूंजी सम्मिलित है। आगे के प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में शामिल कृषि क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में जहां कम होता जा रहा है, फिर भी यह कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को संलग्न करता है और खाद्य सुरक्षा में अहम योगदान है। वहीं सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का चालक है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 2023-24 में 54.7%, जो सबसे अधिक है और हजारों कुशल पेशेवरों को रोजगार भी प्रदान करता है। आगे के प्रश्न आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गरीबी उन्मूलन, आय की असमानता को कम करना, गरीबी दूर करने के लिए आर्थिक विकास की ऊंची दर के साथ साथ आय का समान वितरण भी आवश्यक है। इसके लिए परिसंपत्तियों में गरीब लोगों के भाग को बढ़ाना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि है। भूमिहीनों में पुनर्वितरण कर सरकार इसका समाधान कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भवन और निर्माण कार्य। तृतीयक गतिविधियां सेवा आधारित गतिविधियां हैं जो प्राथमिक और माध्यमिक गतिविधियों का समर्थन करती है। उदाहरण के रूप में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना और लेन देन को सुविधाजनक बनाना। परिवहन और संचार, लोगों, वस्तुओं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जैसे ट्रकिंग, एयरलाइंस, फोन कंपनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आदि। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम भारत में कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के तहत डेटा इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों व इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन में उच्च वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन में किसका हिस्सा अत्यधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, उष्मीय विद्युत। 31 मई 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पावर स्टेशनों विद्युत की स्थापित क्षमता 383.37 गीगावाट पहुंच गई है। तापीय विद्युत का प्रतिशत 62.2% है। आगे के प्रश्न 3 क्षेत्रकों की तुलना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के संबंध में 2016-17 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। वर्ष 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। 2021-22 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक 53% है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 11 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।